डियर स्टूडेंट्स, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th में आपका चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, इसके बारे में बताएंगे। इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आती है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी दो घात वाले बहुपद को, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का कौन सा रूप होता है? व्यापक रूप। ठीक, अगर मान लीजिए यही द्विघात बहुपद अगर ax² प्लस bx प्लस c, ये मान लीजिए fx इक्वल टू, यानी fx इक्वल टू हो जाता है। अगर यहीं पर fx इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 0, तो fx इक्वल टू 0 अर्थात अगर कोई बहुपद fx इक्वल टू बहुपद fx दिया गया है, वो अगर 0 कर दिया जाए तो उस कंडीशन में यही क्या बन जाता? द्विघात समीकरण। ये क्या बन जाता? द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद का जैसे व्यापक रूप ये होता है, इसी प्रकार द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात बहुपद का कौन सा रूप होता है? व्यापक रूप। ठीक, जहाँ पर a, b और c, तो a, b, c ये आपकी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात a, b, c बिलोंग टू r, r मीन रियल नंबर। तो a, b, c ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, यहाँ पर x क्या है आपका? ये जो x² और x, ये x दिया गया है, तो x आपका क्या है? ये है चर, x आपका चर है। यानी ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है, ये x चर में द्विघात समीकरण है। ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है, ये किस में है? x चर में द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक, जिसमें a, b, c वास्तविक संख्या है, x चर है, और इसमें एक कंडीशंस होती है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। b और c ये वास्तविक संख्या तो 0 हो सकती है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा? 0। तो उस कंडीशन में आपका द्विघात बहुपद न होकर के रेखिक बहुपद बन जाएगा। ठीक, इसलिए ये आपका a जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसी प्रकार आता है द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण के हल, तो द्विघात समीकरण का जो हल होता है, अर्थात ये कह सकते हो कि द्विघात समीकरण के मूल या शून्यक, मूल या शून्यक। तो द्विघात समीकरण के जो मूल या शून्यक प्राप्त होते हैं, वही क्या होते हैं? द्विघात समीकरण के हल। कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि द्विघात समीकरण के मूल या शून्यक होते क्या हैं? चर का वह मान या चर के वह मान जो द्विघात समीकरण को, जो दिए गए द्विघात समीकरण को क्या करे? संतुष्ट करे। चर के वह मान जो दिए गए द्विघात समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। वो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण के मूल या शून्यक, मूल या शून्यक कहलाते हैं। ठीक, किसी भी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो वास्तविक मूल होते हैं। भैया जितनी घात वाला है, 2 घात वाला है, तो इसके अधिक से अधिक कितने शून्यक या मूल होंगे? 2 होंगे। ठीक, तो द्विघात समीकरण के मूल या शून्यक 2 हो सकते हैं अधिक से अधिक। ठीक, वो वास्तविक भी हो सकते हैं और उसमें वास्तविक या अवास्तविक एक हो सकता है। तो हमने बताया कि द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ: गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर और सूत्र का प्रयोग करके। तो आपकी पहली विधि आती है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से जो है किसी द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कोई दिया गया हो 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक, इस द्विघात समीकरण को हल करने के कौन सा तरीका? गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे इसमें हम। तो हम क्या करते हैं? x² के गुणांक, और ये आपका क्या है? अचर पद,
यानी इसके साथ x नहीं लगा, इसका मतलब ये क्या अचर पद, तो x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा कर देते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है 9, अचर पद आपका -2, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो गुणनफल आपका माइनस का 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और जब इसका गुणनफल माइनस में आए तो हम इसके दो ऐसे टुकड़े करते हैं, दो ऐसे गुणनखंड करते हैं कि दोनों को गुणा किया जाए तो 18 आ जाए, ठीक, लेकिन दोनों को एक दूसरे में से घटाया जाए तो ये बीच वाला टर्म प्राप्त हो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 18 के दो टुकड़े आपके 9 और 2 दिए गए हैं, लेकिन 9 से अगर 2 घटाया जाएगा या 9 से 2 लेस करोगे तो उस कंडीशन में कितना आएगा 7 आएगा, लेकिन बीच में हमको लाना क्या 3, तो इसके हम 18 के दो टुकड़े करेंगे कि एक दूसरे को घटाने पर कितना प्राप्त हो 3 प्राप्त हो। तो 6 × 3 ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो 18 हो जाएगा, लेकिन अगर 6 - 3 यानी 6 से अगर 3 लेस किया जाए तो कितना बचेगा 3, ठीक। तो इसका मतलब 18 के दो टुकड़े कौन कौन से 6 और 3, तो 9x² माइनस यहाँ पर 6 - 3x - 2 = 0। 9x² ब्रैकेट खोल देंगे तो -6x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x - 2 = 0। दो पदों के जोड़े बना लेंगे, जोड़े बना लिया तो इन दोनों में देखिए ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये 3 से कट सकती हैं, तो 3 और दोनों में एक x कॉमन मिल जाएगा, x यानी 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 का टेबल इसमें 3 बार 3 और एक x बच जाएगा, माइनस 3 का टेबल 2 बार तो 2 बचेगा, यहाँ पर x तो बाहर कॉमन आ गया, प्लस इन दोनों में देखिए इसमें x इसमें है लेकिन इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते हैं। 3 और 2 ये दोनों एक दूसरे के अभाज्य यानी सहभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए अगर मान लीजिए दो सहभाज्य संख्या दी गई हों तो उस कंडीशन में 1 कॉमन लेते हैं, तो 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x - 2 = 0। तो इसके दो गुणनखंड मिल गए आपको 3x - 2 और एक आपका हो गया 3x + 1, ये दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब प्रत्येक गुणनखंड को बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे, या ऐसा करते कि एक गुणनखंड को पश्चात उधर भेज देते हैं तो एक गुणनखंड बचेगा, दूसरा गुणनखंड जब उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए इस गुणनखंड को हम इधर भेज दें तो 0 बटे इतना हो जाएगा, तो 3x - 2 ये इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के, तो 3x = 2 को उधर पक्षांतर करो 2 तो x = 2/3, तो x की एक वैल्यू निकल आई। अब देखिए इसमें दूसरे गुणनखंड को उधर भेजे थे तो पहले गुणनखंड के पे x का मान निकालिए, अब पहले को भेजेंगे दूसरे का मान निकालेंगे, तो दूसरा गुणनखंड आपका 3x + 1 = 0, इसमें 3x = -1 तो x = -1/3, तो x के दो मान प्राप्त हो गए, यानी x = कितना मिला 2/3 और दूसरा -1/3, तो ये दोनों क्या हो गए समीकरण के हल। अर्थात ये कह सकते हो कि 2/3 और -1/3 ये समीकरण के क्या है मूल या शून्य कहें, ये भी कह सकते हो, ठीक, और या कह सकते हो एक समीकरण का हल है, समीकरण का हल। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। इसी प्रकार से अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। हाँ देखिए बेटा, अब आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 3x² - 2√6x, 3x² - 2√6x + 2 = 0, ये रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन को भी गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका तो सरसंख्या द्वारा इसको हल कर सकते हैं, ठीक, और दूसरा इसके मध्य पद को दो भागों में तोड़ करके। तो मध्य पद को दो भागों में तोड़ करके कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो हमने अभी बताया था कि x² का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणा कर लेंगे, तो x² का गुणांक 3 है, अचर पद आपका प्लस का 2 है, गुणनफल 6 हो जाएगा। लेकिन अब मध्य पद आपको लाना क्या है √6 लाना है, जो मध्य पद आपका दिया गया वो क्या दिया गया √6, और √6 यहाँ पर चूंकि 6 के अगर फैक्टर किया जाए तो 3 2 हो सकते हैं या 6 और 1 हो सकते हैं, लेकिन रूट के टर्म में तो नहीं हो सकते, तो रूट के टर्म में यहाँ √6 लाना है, तो इस 6 के हम टुकड़े करेंगे कि रूट के टर्म में हो जाए, तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 = √6 × √6, ये लिख सकते हैं, यानी 6 के दो फैक्टर आपके रूट के टर्म में आएंगे तो √6 × √6, यानी दो आपके फैक्टर हो गए ये वाले।
अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, भाई मल्टीप्लाई तो इसका यही हो जाएगा, लेकिन अगर √6 और √6 क्या किया जाए, ऐड किया जाए, तो ये आ जाएगा 2√6, ये 2√6 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब इसके दो फैक्टर कौन कौन से हो गए, √6 और √6। तो 3x² माइनस √6 प्लस √6 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने ऐड किया है, हमने बताया था इसके पहले कि अगर इसका गुणनफल प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो मध्य पद घटाने पर प्राप्त होगा। अगर इसका गुणनफल प्लस में आ रहा है तो मध्य पद जोड़ने पर प्राप्त होना चाहिए। तो 3x² माइनस ब्रैकेट खोलोगे √6x, फिर ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ बाहर माइनस का चिन्ह, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस √6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए कॉमन लेने की समस्या थोड़ा आएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ x और x तो मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आपका बिना रूट वाला टर्म है और ये रूट वाला टर्म है। तो रूट और बिना रूट वाले टर्म अगर दिए गए हों तो उसमें कॉमन किस प्रकार लिया जाता है। भाई यहाँ पर देखिए, जो बिना रूट वाला टर्म है उसको भी रूट के टर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो √6 जैसे लिखा हो तो √6, तो √6 आपका इसके भी दो टुकड़े हो सकते हैं, √2 इंटू √3, और दूसरा आपका यहाँ पर क्या है, 3 है। तो 3 को अगर रूट के टर्म में हम लिखें तो 3 इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू √3। ठीक, तो √6 और 3, तो इन दोनों में हमको कॉमन लेना है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों के हमने फैक्टर कर लिए और दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन मिल रही है, √3 दोनों में कॉमन मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे, √3 यानी संख्या के रूप में √3 कॉमन मिल जाएगा, चर के रूप में x² हो x है तो x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ √3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3, फिर देखिए 3 है, √3 इंटू √3, तो एक √3 ये बच जाएगा, √3 और साथ में एक x बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, √6 के टुकड़े आपके किए, √2 इंटू √3, जिसका √3 तो कॉमन मिल गया है, तो यहाँ पर बचा क्या, √2 ये बच जाएगा, माइनस इन दोनों में देखिए, यहाँ पर √6 है, यहाँ पर 2 है, तो ये तो रूट के टर्म में है तो उसके टुकड़े तो ये हो जाएंगे, ठीक, लेकिन 2 के अगर मान लिया हम करें टुकड़े तो उसको रूट के टर्म में लिखें तो √2 इंटू √2। अब इसमें इन दोनों में देखिए जरा, तो इन दोनों में अगर देखें हम तो √2 और √2 इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक, तो इन दोनों में √2 कॉमन मिल रहा है तो √2 कॉमन ले लेंगे। तो √2 जो कॉमन लिया तो √2 यहाँ कॉमन लेने पर √6 के स्थान पर √6 के टुकड़ा ये और ये हुआ था, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 और साथ में x भी बचेगा, बाहर माइनस कॉमन लिया, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, और 2 में √2 तो एक √2 कॉमन हो गया तो एक √2 बच जाएगा, इक्वल टू 0। तो इसके गुणनखंड हो गए √3x माइनस √2, एक ब्रैकेट में √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, यानी दोनों गुणनखंड सेम आ गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू ये उधर जाएगा प्लस का √2, तो x इक्वल टू √2/√3, तो ये √2/√3 लिख सकते हो, या फिर इसको तुम ये भी लिख सकते हो x इक्वल टू √2/3, एक ही चीज़ है, दोनों पर रूट लगा हुआ, रूट पूरे पर लगा दिया। इसके भी अगर करेंगे तो इसमें भी वही कंडीशन आ जाएगी, यानी x की जो वैल्यू आएगी जो इसमें प्राप्त हुई वही वैल्यू इसमें प्राप्त हो जाएगी, √2/3, यानी दोनों की वैल्यू क्या हुई, दोनों आपके जो x के मान है वो सेम है, ठीक, एक जैसे मान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके रूट हैं यानी शून्य कहें या मूल है, ये मूल क्या है, समान मूल है, यानी इसके मूल कैसे हैं, समान। और जब किसी द्विघात समीकरण के मूल समान हैं तो उसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो मध्य पद को दो भागों में तोड़कर, और दूसरा इसको हम क्या कर सकते हैं, सरसमीका द्वारा। सरसमीका द्वारा हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बीच में रूट वाला टर्म है तो इसको हम रूट के टर्म में इसको लिख सकते हैं, तो ये रूट के टर्म में अगर पूरा स्क्वायर के टर्म में इसको लिखा जाए, ये पूरा टर्म अगर स्क्वायर के रूप में लिखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका पूरा टर्म अगर स्क्वायर के टर्म में लिखा जाए तो √3x का होला स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये प्लस का 2 जो लिखा है ये आपका अगर लिखा जाए स्क्वायर के रूप में तो √2 का होला स्क्वायर। बीच में क्या होता है, 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, तो प्रथम पद आपका √3x इंटू √2 ये बन जाएगा, इन
का तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी इक्वल टू 0। यहाँ देखिए एक फार्मूला नज़र आ रहा है आपका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी का होला स्क्वायर। तो देखिए ये सरसंख्या आपको नज़र आ रही है इसमें में, तो ये वाली सरसंख्या किसके बराबर होती है, ए माइनस बी का होला स्क्वायर। तो देखिए ए के स्थान पर ये लिखा हुआ है और बी के स्थान पर ये चीज़ लिखी हुई है, तो इस सूत्र में हम ए के स्थान पर इसको, बी के स्थान पर इसको लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका √3x माइनस, बीच में माइनस है ना, बी का मतलब √2 का होला स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी इसको हम दो बार लिख सकते हैं, √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब इसमें जब मान निकालेंगे तो यही गुणनखंड जो इसमें मिले थे वही इसमें मिल गए। ठीक, ये तरीका थोड़ा शार्ट हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इस प्रकार के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा तरीका आपका आता है, यानी द्विघात समीकरण को हल करने का दूसरा तरीका है पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर, तो पूर्ण वर्ग बना करके किस प्रकार से हल करते हैं हम समीकरण को, ध्यान दीजिए। पूर्ण वर्ग बना करके हल करने में थोड़ा गुणनखंड विधि से थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, लेकिन ये जो आपका है गुणनखंड विधि, ये तरीका थोड़ा छोटा हो जाता है और पूर्ण वर्ग बना करके जो सॉल्व करने का तरीका है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग बना करके, तो कोई एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण ले लिया। ठीक, तो इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे किसके द्वारा, पूर्ण वर्ग बना करके। तो पूर्ण वर्ग बना करके हल करने के लिए देखिए इसका रूल होता है एक, तो इसका कौन सा रूल होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर यह देखा जाता कि x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। x स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, 1। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है, 2। तो इसका मतलब x स्क्वायर का गुणांक हम 1 करने के लिए यहाँ पर 2 से इसको भाग करेंगे, तो 2 से भाग करने का तात्पर्य है 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लिया अर्थात 2 से भाग कर रहे हैं हम, तो ये 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। यानी 2 हमने कॉमन ले लिया पूरे टर्म में, तो 2 कॉमन लेने पर यह आपका प्राप्त हो जाएगा। 2 को अगर उधर भेज दे तो 0/2 हो जाएगा अर्थात 0 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना कर लिया, 1 कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि x का गुणांक क्या है। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और घटा देते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो x का गुणांक यहाँ दिया कितना गया है, -5/2, -5/2 ये x का गुणांक दिया गया है। तो इसका आधा करते हैं, यानी x के गुणांक का क्या करते हैं, आधा। तो आधा करने का मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे का वर्ग। तो इसमें कितना हो जाएगा, -5/4 का होला स्क्वायर अर्थात 25 4 4 16, यानी 25/16 ये आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए समीकरण में 25/16 जोड़ा व घटाया जाए। ठीक, यानी 25/16 जोड़ देंगे, उतने क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि ताकि ये समीकरण आपका बैलेंस में बना रहे। तो x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2, इसमें क्या करेंगे, 25/16 ऐड कर देंगे और 25/16 लेस कर देंगे इक्वल टू 0। अब देखिए जितना जोड़ा उतने घटा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सरसंख्या बनाने के लिए x स्क्वायर माइनस
5/2x। अब यहाँ पर इसके स्थान को आपस में बदल देंगे, तो प्लस जो प्लस वाला टर्म है 25/16 वर्ग वाला टर्म, ये वर्ग वाला टर्म है, 25/16 यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ भेज देंगे, प्लस 3/2 माइनस 25/16 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ये पहला टर्म आपका x² यानी वर्ग रूप में है, इसका ये वाला टर्म देखिए जरा, इतने में ये 3 पदों में देखिए खाली, इसमें ये वाला जो इसका लास्ट टर्म है प्लस ये भी वर्ग रूप में है, तो किसका वर्ग है 5/4 का होला स्क्वायर। बीच में क्या होता है आपका 2 गुणे प्रथम वर्ग पद गुणे द्वितीय वर्ग पद, यानी x गुणे 5/4 ये आ जाएगा, प्लस ये दोनों आपके कैसी हैं, ये परिमेय संख्या या कह सकते हो कि आपकी भिन्न है दोनों, तो इन भिन्नों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो इसका एलसीएम ले लो, 16 एलसीएम हो जाएगा, 8 8 त्रिक 24 माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ क्या आ गया a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी एक सूत्र अभी बताए थे हम इसके पहले कि a² माइनस 2ab प्लस b², ये किसके बराबर होता है a माइनस b का होला स्क्वायर। तो a का मतलब x माइनस b का मतलब 5/4 का होला स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 24 प्लस का 25 माइनस का, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो प्लस माइनस का 1/16 बन जाएगा इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आपका ये तो होल ऑफ स्क्वायर बन गया, यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे, तो x माइनस, इसको थोड़ा ऊपर से साफ करके देख लेते हैं, यहाँ पर x माइनस 5/4 होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस 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 1/16 इक्वल टू 0। इसको देखिए इस रूप में भी x माइनस 5/4 होल ऑफ स्क्वायर माइनस ये 1/4 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब एक सूत्र आपका होता है a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। देखिए इस सूत्र का प्रयोग हम इसमें करेंगे, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि a के स्थान पर क्या लिखा हुआ x माइनस 5/4, b के स्थान पर 1/4, तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो a प्लस b, तो a का मतलब x माइनस 5/4 प्लस b का मतलब 1/4, एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस b, तो a का मतलब x माइनस 5/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। तो आपके ये दो गुणनखंड मिल गए, एक गुणनखंड ये मिला और एक गुणनखंड आपका ये मिल गया, दो गुणनखंड प्राप्त हो गए आपको। ठीक, और प्रत्येक गुणनखंड चाहे तो यही थोड़ा सॉल्व करके उसके बाद पक्षांतर करो, और चाहे तो वैसे साथ ही में पक्षांतर कर दो इसको। तो अगर प्रत्येक गुणनखंड बारी बारी से लिया जाए या एक गुणनखंड उधर पक्षांतर करके दूसरे को सॉल्व किया जाए, तो जैसे मान पहला गुणनखंड हमने लिया तो x माइनस 5/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0, यानी इसको अगर उधर भेजेंगे 0 बटे इतना हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म उधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा 5/4, ये माइनस का 1/4, सॉल्व कर लेंगे, 4 एलसीएम ले लिया, 5 माइनस 1 मतलब 4/4, ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, x इक्वल टू 1। ठीक, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाला जो है इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड वाला लिखा हुआ आपका x माइनस 5/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसमें भी इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे उधर, तो x इक्वल टू आ जाएगा, ये दोनों माइनस के टर्म उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 5/4 प्लस 1/4, तो x इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो 6/4, यानी 2 3 2 दूना, तो x इक्वल टू आ गया 3/2। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि x की दो वैल्यू प्राप्त हो गई, x इक्वल टू 1 और एक 3/2, तो ये क्या हो गया समीकरण का हल। किस विधि से हो गया, पूर्ण वर्ग बना करके, तो पूर्ण वर्ग बना करके इसको क्या कर दिया, हल कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार इसको क्या कह सकते हो कि x इक्वल टू 1 और 3/2 यह समीकरण का हल है, या ये समीकरण के क्या है मूल। ठीक, इसी प्रकार से
आप जो है पूर्ण वर्ग बना के अन्य क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और इसके बाद सूत्र का प्रयोग, इसको आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।